जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान का रहने वाले हैं और 15 प्रश्न जीएस मतलब जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ और अब बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने आकर क्लास कराऊंगा। जैसे मेरा डिजिटल बोर्ड जैसे रूम में लग चुका है, ठीक है ना। अब उधर लाइट वाइट का थोड़ा सा मतलब व्यवस्था करना है और जैसे अभी मतलब उसको चलाना मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ, कहाँ से वाईफाई कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है वो अच्छे से नहीं जानता हूँ। तो आज मैं पूरा दिन पहले उसको अच्छे से सीखूंगा और जैसे ही पूरा सीख जाऊंगा ना तो अब आप लोगों को मतलब अच्छे से क्लास मिलेगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, यमुना, सरयू और ताप्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगले बार ये प्रश्न पूछा गया था कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा, ठीक है ना। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। और ये जो गंगा है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ये उत्तराखंड से निकलती है। तो मतलब उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। बस आप लोग एक बार अच्छे से सुन लो, फिर मतलब याद हो ही जाएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। ये जो गंगा नदी है ना, जैसे उत्तराखंड से निकलती है तो सबसे पहले हरिद्वार में आती है। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से हरिद्वार के बाद से आपका कानपुर में आ जाती है। तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से कानपुर के बाद आपका इलाहाबाद में आ जाती है। तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से आपका बनारस में आ जाती है। तो आपका वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से आपका पटना आ जाता है। पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऐसे मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 12, 11 और 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके हॉकी में पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पीटी उषा, मेजर ध्यानचंद, रोहित शर्मा और हिमा दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो, डीआरडीओ, नासा और इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो है, ठीक है ना। भारत के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत के स्पेस एजेंसी का इसरो नाम है। आप सब
सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगली बार पूछा गया था कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, और ये पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो इसरो से रिलेटेड, DRDO से रिलेटेड, नासा से रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? शिमला, ईटानगर, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है ना। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। प्रत्येक राज्य के राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए, और वर्तमान में कौन क्या है ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगर पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपका शिमला है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत इज राइट आंसर। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डाला गया है और कई बार मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। इसको आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु पर आप लोगों को ट्रिक लगा देना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। ये अगले क्लास का नतीजा है। देखो ये सारी चीजें यहाँ पर विस्तार से लिखे हैं, और ऐसे कुछ और भाई लोग भी कमेंट किए थे। तो मेरे भाई आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो, आप लोग का इंडियन आर्मी का पेपर जरूर निकलेगा, देख लेना। इनका नाम है शुभम गौड़, ठीक है ना। और ये इसी चैनल का, नीलेश डिफेंस करियर चैनल का मतलब लोगो भी लगा है। ऐसे बहुत सारे लोग लोगो लगाए हैं, व्हाट्सएप पर भी लगाए हैं। तो उन सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये सारी चीजें यहाँ पर विस्तार से बताया है, तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बोले हैं कि मतलब रीजनिंग 5 में से 3 को सही हुआ है, GK GS में से मतलब 30 गो में से 20 गो सही हुआ है। अब यहाँ पर बोले हैं कि CM मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और प्रधानमंत्री PM प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्राइम
मिनिस्टर, मतलब उसका हिंदी होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। देखो कितना अच्छे से ये लिखे हैं, मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद से राष्ट्रपति दिया है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, सॉरी। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। देखो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और गांव का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गांव का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अब ये देखो नीचे तो कुछ नहीं है। तो इस टाइप के जितने लोग भी कमेंट करते हैं ना, अब मैं क्या करूंगा, डिजिटल बोर्ड तो आ ही गया है, तो उन लोगों के कमेंट को लेकर, जो लोग पूरा विस्तार से बताए रहेंगे, तो उन लोगों के कमेंट को लेकर जैसे मैं डिजिटल बोर्ड के सामने लाकर और उसके बारे में भी एक बार जैसे रिवीजन करा दूंगा, ताकि आप लोगों को वहां से भी जैसे मदद मिल सके, ठीक है ना। लिखा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर पूछ देगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, लाहौर, सासाराम और आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लाहौर हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखो हर टाइप का प्रश्न इसमें डाला गया है। करंट अफेयर्स का भी प्रश्न डाला गया है, कुछ पुराने प्रश्न भी डाले गए हैं, कुछ नए प्रश्न भी डाले गए हैं, कुछ ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर डाले गए हैं। तो मेरे भाई ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। और टीसीएस जो भी पेपर कराती है, तो वो पेपर मतलब इससे अलग नहीं कराती है। वो जो पेपर कराती है उसका रिवीजन कराते रहती है, और आप लोग का टीसीएस ही मतलब पेपर कराएगी, ठीक है ना। आपका जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका लाहौर हो जाएगा, ठीक है ना। लाहौर इज राइट आंसर। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? सिकंदरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद और आगरा। तो इसका राइट आंसर आपका आगरा हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आपका आगरा में स्थित है, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर तो नाथुला दर्रा पूछ रहा है। अगर आप अग्निवीर का पेपर इस साल पास करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। ये मेरा ही एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का नाम है नीलेश डिफेंस करियर। अगर आप अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो। वहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। आज जो आप लोग का क्लास चल रहा है
है उसका पूरा का पूरा PDF आंसर सहित है ये जो फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब फ्री कंटेंट पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये वाला PDF देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा क्लास करने के बाद आप लोगों को एक बार एप्लीकेशन में आना है और PDF को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उससे आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार आप लोग यूट्यूब पर क्लास देख लोगे और एक बार यहाँ से PDF को पढ़ लोगे ना तो जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा वो पूरा का पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहोगे तो यहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर में पिछले साल जितना भी प्रश्न पूछा गया था मतलब अग्निवीर GD हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे WMP हो चाहे क्लर्क हो चाहे टेक्निकल हो चाहे कोई सा भी हो उसमें GK GS के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो प्रीवियस ईयर वाला दिखाई दे रहा है जब प्रीवियस ईयर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद से पूरे 500 आप लोगों को GK GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये पूरे के पूरे प्रश्न 2023 में पूछे गए थे। ओरिजिनल प्रश्न है, ठीक है ना। और इसका कोई भी चार्ज वर्ज नहीं है, सब लोग इसको देख सकते हैं। देखो अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहोगे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ये फ्री वाला है। और अगर आप पेड वाला लेना चाहते हो जैसे कोर्स लेना चाहते हो तो पेड कोर्स पर क्लिक करोगे ना तो सिर्फ 99 रुपए में आपको पूरे 2000 मिक्स GK GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ स्पेशल GS के 300 प्रश्न देखने को मिलेंगे और टॉपिक वाइज पूरे GK के प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर टॉपिक वाइज GS के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और परचेज करने के बाद आपको पता है कहां पर देखना है, ये जो व्यू डिटेल्स है इस पर क्लिक करना है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कहां से देखना है। ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है ना इसी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये जो छोटा सा लिखा गया है क्लिक टू व्यू ना, तो क्लिक टू व्यू पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक टू व्यू पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब पूरा 2000 GK GS का प्रश्न देखने को आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ये पेड वालों के लिए है, पेड वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा प्रश्न डाला गया है। उसके बाद से अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए हो तो पेड टेस्ट वाले पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप क्लिक करोगे ना तो ये जो मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। मतलब जब कोर्स ले लोगे तो मतलब 49 रुपया पे कर दोगे तो आपके सामने पूरे 30 मॉक टेस्ट मतलब आएंगे। अभी तो 24 मॉक टेस्ट लाइव हुए हैं, 1-2 दिन में पूरे 28 हो जाएंगे। उसके बाद से आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग को अपना मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगण मन, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और बोलेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, फसलों से संबंधित, खाद्य उत्पादन से संबंधित, अंडा उत्पादन से संबंधित, झींगा उत्पादन से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध फसलों से संबंधित है, ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न BSF के पेपर में भी पूछा गया था कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, मेगास्थनीज, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है, ठीक है ना। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, दाल में, केला में, सब्जी में, सोयाबीन में।
तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? ए, डी, सी और बी। तो मेरे भाई जब सूर्य के सामने बैठते हो तो काफ़ी भयंकर वाला धूप लगता है और जैसे लगता है कि एक नया एनर्जी मिल गया। तो सूर्य से कौन सा विटामिन मिल रहा है, ये भी यहाँ पर एक प्रश्न बन जा रहा है। तो विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज बनने वाला विटामिन विटामिन डी है, ठीक है ना। और विटामिन से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन में साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है और किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और एक पूछा जाता है कि मतलब वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है। फिर पूछा जाता है जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है। विटामिन के ऊपर तो मैं स्पेशल वीडियो भी करा चुका हूँ, पुराना वीडियो है, इसी चैनल में पड़ा हुआ है, अगले भर्ती में मैं बताया था। अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हो ना तो ये 100% होता है, ये का 101% बोलूँ, पूरा आपका 100% मतलब विटामिन से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। उस क्लास में मैं क्या कराया हूँ, सबसे पहले तो विटामिन के बारे में बताया हूँ, फिर लास्ट में मैं कुछ प्रश्न दिया हूँ और उसका आंसर पूछा हूँ। तो मतलब वहाँ से आप लोगों को विटामिन वाला तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे पड़ा होगा, एकदम नीचे पड़ा होगा इस चैनल पर। जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? जीव के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? पार्श्व भाग, मध्य भाग, पश्च भाग और अग्र भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्च भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पश्च भाग इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो किस मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? आपका है संघनन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, डायलिसिस है। तो इसका राइट आंसर डायलिसिस हो जाएगा। डायलिसिस इज राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया कि किस मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो डायलिसिस से, ठीक है ना। किस मशीन से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो डायलिसिस से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि फेफड़े की झिल्ली किससे ढके रहते हैं? फेफड़े का जो झिल्ली होता है वो किससे ढका रहता है? कालूरा से, फलूरा से, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको नहीं पता होगा कालूरा पर मार देगा, लेकिन इसका राइट आंसर फलूरा होगा, ठीक है ना। फेफड़े किस झिल्ली से ढके होते हैं? तो फलूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता मापा जाता है, ठीक है ना। और एक बात और बता दे रहा हूँ, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा, थैलेमस, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज, पोलियो, टिटनेस, पेचिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ प्रश्न इतना आसान भी दे दिया जाता है। कुत्ते के काटने से आपका रेबीज होता है, ठीक है ना। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, देखो खेला खेल गया ना, नहीं बोल दिया ना, इसी तरह से पेपर में होता है, इसलिए आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर नहीं बोला है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस लिख देना कि हाँ चांदी होता है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आप लोगों का नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? सुचालक कौन सा नहीं है? देखो मिस्टेक हुआ है ना, इसी तरह से मिस्टेक होता है। तो इसका राइट आंसर लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी इज राइट आंसर।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तीसरा, पहला, दूसरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन दर कहलाता है। वेग में परिवर्तन दर क्या कहलाता है। बल, आवेग, संवेग और त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण इज राइट आंसर। बल में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो त्वरण कहलाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो निम्न में से किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। स्थैतिक घर्षण, लतनिक घर्षण, विद्युत घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। स्थैतिक घर्षण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। तो निम्न में से किसका उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर लाल फास्फोरस हो जाएगा। लाल फास्फोरस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। मेरे भाई ये प्रश्न अगले बार इतना पूछा गया था जिसे देखकर लग रहा है कि इस साल भी इतना पूछा जाएगा कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। चींटिया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए हम लोग को धीरे धीरे चढ़ने लगता है, ठीक है ना। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। आज रीजनिंग का प्रश्न इसलिए नहीं लिया गया है, रौनक भाई का मोबाइल फूट गया है, ठीक है ना। तो वो बनवाने के लिए दिया है। टाइपिंग वाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, मिस्टेक हो रहा था, तो इसलिए मैं रीजनिंग का प्रश्न नहीं लाया हूँ। बाकी अब आप लोग तैयार रहना, डिजिटल बोर्ड पर बहुत जल्द आप लोग का क्लास आएगा। मैथ का भी क्लास आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।